हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको रजोधर्म अथवा मासिक स्राव या शार्ट में आप MC कहते हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान लें। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवरी होती है, एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब होती है नली जैसी संरचना, और एक यूटेरस होता है जिसको गर्भाशय कहा जाता है, एक वेजाइना होता है और इसके बाहर एक्सटर्नल जो फीमेल आर्गन होते हैं वह उल्वा होता है। तो इस ओवरी में भ्रूणावस्था में ही फीमेल की ओवरी में भ्रूणावस्था में ही लगभग 20 लाख oogonia बनते हैं। 20 लाख oogonia इस फीमेल की ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियल सेल से फीमेल की भ्रूणावस्था में ही लगभग 20 लाख oogonia बनते हैं। इसमें बहुत से oogonia नष्ट हो जाते हैं, जन्म के पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं एट्रेसिया। एट्रेसिया प्रक्रिया द्वारा यह नष्ट हो जाते हैं और जन्म के समय इसके अंडाशय में लगभग 7 लाख oogonia बनते हैं। और जितने oogonia बन जाते हैं यह जन्म के समय, इसके बाद फिर उसमें जर्मिनल एपिथेलियल सेल से oogonia नहीं बनते हैं। इसी oogonia का परिपक्वन होता है और एक फीमेल के पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड में लगभग 400 से 500 oogonia ही ओवम में परिवर्तित हो पाते हैं। और फीमेल की ओवरी में oogonia से ओवम के परिवर्तन की जो प्रक्रिया है इसी को कहते हैं oogenesis। इसे ही oogenesis अर्थात अंड जनन की क्रिया कहा जाता है। अब आइए पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पूरा जो मासिक धर्म है, यह पूरा हार्मोनल कंट्रोल होता है। पूरे हार्मोन्स द्वारा ही यह पूरी प्रक्रिया चलती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टोटली गवर्न्ड बाय हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स आर सेक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरीज। स्त्रियों में अंड जनन, अब देखिए स्त्रियों के अंडाशय में अंड जनन और अंडाशय तथा यूटेरस में उसके प्यूबर्टी पीरियड में बहुत सारे विविध परिवर्तन होते हैं। उस पूरे परिवर्तन की श्रृंखला उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल कहलाती है, अथवा उसे आप इस पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल को ही आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अभी हमने बताया आपको कि पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोनल कंट्रोल में होती है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है यह लगभग 24 से 35 दिन होती है, 35 दिन की होती है। औसतन 28 दिन की होती है। अब पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 3 चरणों में बांट करके उसका अध्ययन कर सकते हैं, 3 फेजेज में बांट करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन फेज, जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है यह जो पहला फेज इसका है मेंस्ट्रुएशन फेज। यह मेंस्ट्रुएशन फेज 3 से 5 दिन तक चलता है, जब फीमेल के ब्लड में यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी होती है जो कि ओवरीज के कार्पस लुटियम से स्रावित होते हैं। तो जब इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी होती है तो यूटेरस की आंतरिक दीवार जो एंडोमेट्रियम कहलाती है उसके फंक्शनलिस स्तर में ब्लड का संचार नहीं हो पाता है और वह रुधिर वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं। और जब रुधिर वाहिनियां वह सिकुड़ जाती हैं तो एंडोमेट्रियम की सबसे आंतरिक परत जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहलाती है वह मृत हो जाती है। और जब यह मृत हो जाती है तो यह एंडोमेट्रियम खंडित हो जाती है, लेकिन यह पतली सी केवल पड़ी रह जाती है और नीचे वाला स्तर उसका स्ट्रेटम वेसाइलिस कहलाता है। तो जब यह खंडित होती है तो उसके साथ ब्लड के साथ मादा के वेजाइनल मार्ग से यह रक्त बाहर निकलता है
उस जिसको ही मेंस्ट्रुएशन अर्थात ऋजुस्राव कहा जाता है। जब यह मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसमें यह जो ओवम ओवरी से निकला हुआ है वह निष्क्रिय ओवम जिसका कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है वह रहता है, और एंडोमेट्रियम का की यह कोशिकाएं रहती हैं, और इसमें लगभग 100 से 150 ml ब्लड भी होता है और कुछ श्लेष्म भी होते हैं। यानी मेंस्ट्रुएशन में जो स्राव होता है उसमें लगभग 100 से 150 ml ब्लड, स्ट्रेटम फंक्शनलिस यानी इंडोमेट्रियम का आंतरिक स्तर, और यह निष्क्रिय ओवम तथा कुछ श्लेष्म होते हैं। इसके बाद उसकी सेकेंड फेज आती है, और सेकेंड फेज इसकी कहलाती है प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज कहलाती है। यह प्री ओवुलेटरी फेज चलती है 6 से 13 दिन तक। 6 से 13 दिन तक चलती है। इसमें क्या होता है कि प्री ओवुलेटरी फेज में, यानी यह अंडोत्सर्ग के पहले की अवस्था है, तो छठे दिन ब्रेन के हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मस्तिष्क में पाई जाने वाली पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग को एक्टिवेट कर देता है, और जब यह एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाती है तो यह दो तरह के हार्मोन्स निकालती है। यह दो तरह के हार्मोन स्रावित करती है। एक है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जब यह छठे दिन यह FSH स्रावित होने लगता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। जब यह FSH स्रावित होता है तो अंडाशय की ओवरी में जो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स होती हैं यह परिपक्व होने लगती हैं। यह प्राइमरी फॉलिकल सेल्स परिवर्तित होने लगती हैं सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल्स में। सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल्स अब दो तरह के हार्मोन स्रावित करती हैं। ये सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल्स दो हार्मोन जो स्रावित करती है उनके नाम है ईस्ट्रोजन और इनहिबिन। यानी ये सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल्स ईस्ट्रोजन और इनहिबिन हार्मोन स्रावित करती है। और यह ईस्ट्रोजन क्या करता है कि जो प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स हैं इसको सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल्स यानी ग्राफियन फॉलिकल्स में, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में ओवरी में इसके विकास को प्रेरित करता है। यह जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है एक और काम करता है कि जो यह एंडोमेट्रियम का स्तर यह खंडित हो गया है तो इसका निचला वाला स्तर, सबसे पतला सा स्तर, यह स्ट्रेटम बेसिलस रह जाता है। इसमें रीजनरेशन करता है, यानी एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण करने में यह सहायता करता है। यह जो इनहिबिन हार्मोन है तो ओवरी में और जो भी एक के अलावा जितनी भी प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स डेवलप हो रही हैं उनके विकास को यह रोक देता है। फिर इसके बाद यह 13वें दिन तक कार्य चलता है। 14वें दिन, मेंस्ट्रुएशन के 14वें दिन क्या होता है? ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। और यह जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकुलर सेल्स बनी है यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की सहायता से, यह एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है यह फॉलिकुलर सेल्स को पूरा मैच्योर करने में सहायता करता है, और साथ ही यह फॉलिकुलर सेल्स रप्चर हो जाती है इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सहायता से। और जब फॉलिकुलर सेल्स रप्चर्ड हो जाती हैं तो इसके बाद उसकी थर्ड स्टेज होती है। लेकिन जो प्री ओवुलेटरी फेज है इसमें फॉलिकुलर सेल्स का यानी मैच्योर फॉलिकुलर सेल्स का निर्माण होता है, इसीलिए इसको प्री ओवुलेटरी सेल को फेज को फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है। इसलिए फॉलिकुलर फेज कहा जाता है कि इसमें मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण होता है। इसके बाद 14वें दिन जब ओवुलेशन हो जाता है इसके बाद इसकी स्टार्ट होती है थर्ड फेज। मेंस्ट्रुएशन की इसकी थर्ड फेज स्टार्ट होती है, और थर्ड फेज को कहते हैं पोस्ट
ओवुलेटरी फेज। यह पोस्ट ओवुलेटरी फेज इसकी थर्ड फेज होती है, जो चलती है 15 से 28 दिन तक। यह पोस्ट ओवुलेटरी फेज 15 से 28 दिन तक चलती है। तो यह जो ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स मेच्योर हो गई है, यह जब फटती है 14वें दिन, तो ओवम इससे स्रावित हो जाते हैं। इस ओवम को ओविडक्ट, जो फैलोपियन ट्यूब कहलाती है, इसकी फैम्ब्रिएटेड फ्लेल ग्रहण कर लेती हैं और यह एम्पुला में जाती है। और उसी समय यदि मैथुन क्रियाएं होती हैं और स्पर्म इधर से पहुंचते हैं, वेजाइनल मार्ग यूटेरस से होते हुए ओविडक्ट के एम्पुला वाले पार्ट में पहुंचते हैं, तो इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और यह ओवम परिवर्तित हो जाता है जाइगोट में। यह जाइगोट में बार बार विदलन की प्रक्रिया होती है, जिससे यह परिवर्तित हो जाता है इम्ब्रियो में, और इम्ब्रियो आकर के इंडोमेट्रियम की यानी यूटेरस की इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है और इसी इम्ब्रियो से एक निश्चित अवधि के बाद एक संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन उसी समय जब यह ओवरी से निकलने वाला ओवम जो सेकेंडरी oocyte है, फिर ओवम में परिवर्तित होता है और जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी जाइगोट का निर्माण हो जाता है, तो 24 घंटे में ही यह जो ओवम निकलता है, यह 24 घंटे तक क्रियाशील रहता है। यदि उसमें उस दौरान स्पर्म से संपर्क होता है, तभी ओवम से जाइगोट का निर्माण हो पाता है और इसके बाद मादा प्रेग्नेंट हो जाती है। उस समय यह जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है, जो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल्स है, इसमें ब्लड क्लॉट कर जाता है। लेकिन यह जो मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स से टूटा हुआ भाग है, इसमें जो सबसे बाहर का स्तर जोना ग्लोमेरुलोसा स्तर होता है, इसकी कोशिकाएं रीजनरेट होती हैं और रीजनरेट जो होने वाली कोशिकाएं हैं, यह कहलाती हैं लुटियल सेल। यह कहलाती हैं लुटियल सेल्स कहलाती हैं। यानी लुटियल सेल्स फिर यह जो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल्स है, इसको रिकवर कर लेती हैं, इसमें ब्लड क्लॉट कर ही जाता है और इस लुटियल सेल्स एक प्रकार के पदार्थ का स्रावण करती हैं जिसका नाम है लुटीन। है। तो अब यह जो ग्रेफियन फॉलिकल्स, रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल्स थी, यह इस प्रकार से एक एंडोक्राइन ग्लैंड का कार्य करने लगती है और यह जो कहलाती है उस समय कार्पस लुटियम कहलाती है। इसीलिए इस थर्ड फेज को लुटियल फेज भी कहा जाता है। यानी पोस्ट ओवुलेटरी फेज इज आल्सो नोन एज लुटियल फेज बिकॉज इन दिस फेज फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लुटियम टेक्स प्लेस। तो यह जो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल्स है, यह कार्पस लुटियम बना लेती है। कब? जबकि ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, मादा प्रेग्नेंट हो जाती है उस समय। तो यह कार्पस लुटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की भांति कार्य करने लगती है। इससे यह प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और यह इनहिबिन हार्मोन स्रावित होते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन इसमें क्या करता है कि यह जो इंडोमेट्रियम का स्तर रिजनरेट हो रहा होता है, इसको और मोटा कर देता है, यानी इसमें और ग्रोथ हो जाती है और इसमें बहुत अधिक ब्लड की सप्लाई होने लगती है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मिल करके इसके एम्ब्रियो की सगर्भता बनाए रखते हैं और मादा प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उस समय यह मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाती है प्रेगनेंसी अवस्था में। यदि यह ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ और मादा प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो जब मादा प्रेग्नेंट नहीं हुई तो यह जो ओवम है, यह 24 घंटे के बाद यह निष्क्रिय हो जाता है, फर्टिलाइजेशन योग्य नहीं रहता है। तो जब मादा प्रेग्नेंट नहीं होती है तो यह कार्पस लुटियम परिवर्तित हो जाता है कार्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित निष्क्रिय हो जाता है और कुछ समय तक इसका धब्बा इस ओवरी में बना रहता है, बाद में वो भी डिसअपीयर हो जाता है। और जब यह कार्पस लुटियम कार्पस एम्बिलिकेंस में परिवर्तित होती है, तो इससे यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण बंद हो जाता है और जब प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का स्रावण बंद हो जाता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से पुनः फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन स्रावित होने लगते हैं और पुनः वही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा कि नाम ही है, तो यह इसकी ग्रेफियन, यह फॉलिकुलर सेल्स को
फॉलिकुलर सेल्स को फिर उसके विकसित होने में होकर के मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स बनाने में निर्माण करता है। यह जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसके रप्चर में सहायता करता है और इसी से पुनः अगले मेंस्ट्रुएशन की यानी अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभ होता है। तो इस तरह से उसके पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड में बार बार हर 28वें दिन यह मेंस्ट्रुएशन होता रहता है, उसका रिप्रोडक्टिव फेज बनी रहती है और उसमें इसी अवस्था में उसमें प्रजनन की क्रियाएं होती हैं, संतान उत्पन्न करने की क्षमता आती है। सर्वप्रथम जिस टाइम लगभग 14 से 20 वर्ष की उम्र 14 से 20 वर्ष की उम्र में सर्वप्रथम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होती है तो यह इसकी अवस्था कहलाती है। उस समय इसको कहा जाता है मीनार्च। यानी 14 से 20 वर्ष की उम्र में फीमेल में जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होती है तो उसको मीनार्च कहा जाता है 14 से 20 वर्ष की उम्र में। और 45 से 50 वर्ष की उम्र में जब यह मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उसको कहते हैं मीनोपास। उसको मीनोपास कहा जाता है। इस दोनों के बीच का जो समय है यानी मीनार्च और मीनोपास के बीच का समय है वह यही इसका रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है। उसी समय यह फर्टाइल बनी रहती है, बार बार हर 28वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आती रहती है और यह क्रम चलता रहता है, उसकी रिप्रोडक्टिव फेज बनी रहती है। तो इस तरह से पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल हार्मोन के कंट्रोल पर होती है और एक निश्चित आवर्त के बाद यह चलती रहती है, इसीलिए इसको रजो आवर्त भी कहा जाता है। अब एक चीज और यहाँ आपको बताएं, स्तनधारियों में गण प्राइमेट्स में कपी, बंदर और मनुष्य को छोड़कर के जितने भी स्तनधारी हैं उनमें एक दूसरी साइकिल चलती है जिसको कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल, जिसको ओस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसा हमने बताया कि कुछ ब्लड की भी मात्रा निकलती है, तो इस ओस्ट्रस साइकिल में ब्लड नहीं आता है। यानी कपी, मनुष्य और बंदर को छोड़कर के शेष स्तनधारियों में जो ओस्ट्रस साइकिल चलती है उसको उसका हीट पीरियड भी कहा जाता है। उसको हीट पीरियड भी कहा जाता है। इस समय इसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है और ओवुलेशन की क्रिया होती है और उसमें मैथुन संभोग की इच्छा जागृत होती है और यह इसमें कुछ श्लेष्म स्रावित होता है वेजाइनल मार्ग से। क्योंकि इस पीरियड में उसमें ब्लड नहीं आता, इसलिए उसको एमसी नहीं कहना चाहिए, उसको ओस्ट्रस साइकिल कहना चाहिए। इस कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें वर्ष में एक बार उस कुछ विशेष महीने में यह ओस्ट्रस साइकिल होती है। यानी उनमें वर्ष में कुछ विशेष महीनों में ही ब्रीडिंग काल उनका होता है। ऐसे जंतुओं को मोनो ओस्ट्रस कहा जाता है। ऐसे जंतुओं को मोनो ओस्ट्रस कहते हैं। जैसे हाथी, शेर, चीता और कुत्ता। शेर, हाथी, चीता और कुत्ते में आप देखते हैं कि वर्ष में कुछ विशेष महीने में ही इसमें इसका ब्रीडिंग सीजन आता है, उसी समय इसकी ओस्ट्रस साइकिल चलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्तनधारी जंतु होते हैं जो वर्ष में कई बार उनमें ओस्ट्रस साइकिल चलती है, यानी एक ही वर्ष में कई बार उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। ऐसे जंतुओं को कहते हैं पॉलीओस्ट्रस कहा जाता है। जैसे चूहा, खरगोश, सुअर इत्यादि में तो इनको पॉलीओस्ट्रस कहा जाता है। अब इसके बाद यह जो ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ है, यह किस तरह से ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। जब यह ग्रेफियन फॉलिक्यूल से सेकेंडरी ओसाइट सेल निकल करके ओवम बनाती है तो इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसका अध्ययन हम लोग अगली वीडियो में फर्टिलाइजेशन के नाम से अध्ययन करेंगे।
धन्यवाद। और मेरी ये वीडियो आपको ये पसंद आई होगी, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आप इस सभी लोग इसको अधिक से अधिक सभी लोग सब्सक्राइब करें, इस पर अच्छे अच्छे कमेंट लिखें और लाइक करें और प्रेस आइकन बटन, ताकि आपको या मेरे द्वारा जो सूचनाएं दी जा रही हैं, मेरे द्वारा जो वीडियो साइकिल दी जा रही वीडियो रिलीज की जा रही है वह आप तक पहुंचे और मुझे भी मेरा भी मनोबल आगे बढ़ता रहे और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू।